नमस्कार, एक और वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं आपके कुछ डाउट को क्लियर करने जा रहा हूं जो आपको जाति, आवासीय, आय इन सबों से संबंधित है, यानी सर्टिफिकेट से संबंधित है। तो आइए मैं आपको एक एक करके सबसे पहले बताता हूं। देखिए, अगर आप किसी वैकेंसी में भरते हैं, किसी वैकेंसी का जब आप फॉर्म भरते हैं तो वहाँ आम तौर पर आपको जो है वो आरक्षण मिलता है। और ये आरक्षण कई आधार पर मिलता है। जैसे आप किस जाति के हैं, कई बार जाति आधारित आरक्षण आपको मिलता है। तो जाति के आधार पर अगर आरक्षण आपको दिया जाएगा तो एससी, एसटी, और अगर आप ओबीसी जाति के हैं तो आरक्षण आपको दिया जाएगा। और जनरल में भी आरक्षण दिया जाने लगा है अब। एससी और एसटी के अगर आप हैं तो वैसी स्थिति में आपको तो सीधा सीधे आरक्षण मिल जाना है। लेकिन अगर आप ओबीसी हैं तो ओबीसी में आपको आरक्षण तभी मिलेगा जब आप गरीब होंगे। यानी अगर आप अमीर होंगे तो वैसी स्थिति में जो है वो आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। अगर आप गरीब होंगे तभी जा कर के आपको आरक्षण मिलेगा। अब ये अमीर और गरीब की बात अगर बोलें तो इसके लिए एक इनकम रखा गया है कि यदि आपका इनकम 8 लाख है, मैं यहाँ पर ज़ीरो ना लिख करके सीधा सीधी लिख देता हूँ, यदि आपका इनकम जो है वो 8 लाख से कम है और आप ओबीसी के हैं तो वैसी स्थिति में जो है वो आपको लाभ दिया जाएगा आरक्षण का, अन्यथा आपको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। सेम वही चीज़ है कि जनरल में भी जो लोग अमीर हैं उनको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा, जो लोग गरीब हैं उनको लाभ दिया जाएगा। और ये इनके लिए भी जो आय की सीमा रखी गई है वो रखी गई है 8 लाख। अब 8 लाख अगर 8 लाख या उससे अगर कम अगर आप कमाते हैं तो वैसी स्थिति में अगर आप जनरल कास्ट के हैं तो फिर आपको लाभ दिया जाएगा आरक्षण का। इसके अलावे भी जो है वो आरक्षण दिया जाता है, महिलाओं को दिया जाता है। इसके अलावे कुछ विशेष क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को दिया जाता है, जैसे नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया के लोगों को कुछ दिया जाता है। इसके अलावे 1984 में के राइट्स में जो लोग मारे गए थे उनके फैमिली वाले को लाभ दिया जाता है आरक्षण का। इसके अलावे अगर कोई एक्स सर्विसमैन है तो उनको जो है वो लाभ दिया जाता है। इसके अलावे अगर कोई जो है वो शहीद के पुत्र वगैरह हैं तो उनको भी लाभ दिया जाता है। तो आरक्षण कई प्रकार से इस प्रकार से दिया जाता है, लेकिन हम मोटे तौर पर इन सबों की चर्चा न करके हम इन सब आधारों पर एक बेहतर तरीके से चर्चा करना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो आप सबसे पहले ये ध्यान रखें कि जब भी आप कोई वैकेंसी को भरते हैं, और ख़ासकर अगर आप एसएससी की वैकेंसी को भरते हैं, तो एसएससी की वैकेंसी में क्या होता है कि जो लास्ट डेट होता है, जैसे एसएससी की कोई वैकेंसी निकली और उसका लास्ट डेट था 17 फरवरी 2023, तो आपका सर्टिफिकेट इस डेट तक बना हुआ होना चाहिए। मतलब इस डेट के बाद का अगर आप सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो फिर वो वैलिड नहीं माना जाएगा और आपको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। यानी रिजर्वेशन का लाभ लेने के लिए आपको, आप जिस कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपको बनवाना होगा इस डेट तक या इसके पूर्व का, तभी जाकर के आपको इसका लाभ दिया जाएगा। एसएससी, यूपीएससी एवं अन्य कई सारे सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी में ये डिमांड रखी जाती है, और कई सारे स्टेट गवर्नमेंट वाली वैकेंसी में भी यही कहा जाता है कि लास्ट डेट के पहले तक का आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, अन्यथा आपका भरा हुआ फॉर्म बेकार हो जाएगा। आप एक बार पुनः मैं आपको बता दूं कि आप जिस वैकेंसी को भर रहे हैं उस वैकेंसी का जो लास्ट डेट है, उस लास्ट डेट के पहले तक का या उसी डेट तक का सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। उस डेट के बाद का अगर आप 18 फरवरी का सर्टिफिकेट अगर आप प्रस्तुत करेंगे तो आपका सर्टिफिकेट जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, वो वैलिड नहीं होगा। तो अब हम बात करते हैं कि अगर आप एससी कास्ट के आते हैं और एसटी कास्ट के आते हैं, तो एससी कास्ट और एसटी कास्ट, एससी और एसटी में यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में सीधा सीधी आप जाति प्रमाण पत्र बनवा लीजिए, यानी सीधा सीधी आप जो है वो कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, आपको आरक्षण का लाभ मिल जाएगा। और ये जाति प्रमाण पत्र भी 2 प्रकार का बनता है, एक सेंट्रल और दूसरा बनता है स्टेट लेवल का। तो सेंट्रल लेवल का जो आप जाति प्रमाण पत्र बनवाइएगा उसमें जो है वो भारत सरकार के अंतर्गत में जितनी वैकेंसी आएगी उन सबों के लिए वैलिड होगा वो, और जो स्टेट लेवल का बनवाइएगा वो
केवल राज्य के लिए वो वैलिड होगा। तो सेंट्रल लेवल का जो जाति, सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल दो प्रकार का जाति इसमें बनेगा। तो आप ध्यान रखें, अगर आप एससी और एसटी कैंडिडेट हैं तो वैसी स्थिति में आपको अपना सर्टिफिकेट बनवाते वक्त ये बात ध्यान रखना है कि आप किस वैकेंसी के लिए बनवा रहे हैं। जैसे अगर आप एसएससी के लिए बनवा रहे हैं तो एसएससी जो है वो केंद्र सरकार के अंतर्गत में आती है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत में आती है। तो आपको जो सर्टिफिकेट बनवाना है वो सेंट्रल वाला सर्टिफिकेट बनवाना है। लेकिन अगर आप मान लीजिए झारखंड एसएससी के लिए फॉर्म भर रहे हैं या बिहार एसएससी के लिए, अगर आप बिहार के रहने वाले हैं और बिहार एसएससी के लिए फॉर्म भर रहे हैं, तो वैसी स्थिति में आपको स्टेट लेवल वाला आपको बनाना है, यानी स्टेट वाला आपको बनाना है। और सेम यही क्राइटेरिया एसटी पर भी लागू होता है। एसटी में भी आपको सेंट्रल और स्टेट दो प्रकार का जो है वो सर्टिफिकेट बनाना होता है। अगर आप केंद्र सरकार के अधीन की कोई वैकेंसी भर रहे हैं तो वैसी स्थिति में आपको जो है वो सेंट्रल लेवल का सेंट्रल वाला जो है वो आपको जाति बनवाना होगा, यानी सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट आपको बनवाना होगा। और स्टेट वाला कोई वैकेंसी भर रहे हैं तो स्टेट वाला आपको बनवाना होगा। एक और बात मैं यहाँ पर बता दूँ, अगर आप रहने वाले हैं झारखंड के, फॉर्म भर रहे हैं बिहार में, और बिहार से जो फॉर्म निकला है वो मान के चलिए बीपीएससी या बीएसएससी कुछ भी ऐसे निकला हुआ है, तो झारखंड के कैंडिडेट को बिहार में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा, उसको जनरल ही काउंट किया जाएगा। तो वहाँ पर आपको सर्टिफिकेट नहीं ही देना है, क्योंकि वैसे भी सर्टिफिकेट दे करके कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। कोई अन्य राज्य का, मतलब एक राज्य का कोई व्यक्ति दूसरे राज्य में अगर वैकेंसी भरता है तो वैसी स्थिति में उसको जनरल काउंट किया जाता है। तो इसीलिए आप अगर झारखंड के रहने वाले हैं और बिहार में फॉर्म भर रहे हैं, या किसी अन्य राज्य के रहने वाले हैं और किसी दूसरे राज्य में फॉर्म भर रहे हैं, तो आप जनरल ही सेलेक्ट करें, क्योंकि अदर राज्य के अगर आप हैं तो आपको जनरल ही काउंट किया जाएगा। अब हम बात करेंगे ओबीसी की। ओबीसी में थोड़ी सी समस्याएं हैं। ओबीसी में क्या समस्या है? ओबीसी में है 8 लाख से कम आय वाले लोग और 8 लाख से ज़्यादा आय वाले लोग। 8 लाख या उससे कम आय वाले लोग और 8 से ज़्यादा आय वाले लोग। 8 लाख यहाँ पर लिखना था, 8 लाख से ज़्यादा इनकम वाले लोग। मतलब एक प्रकार से बोल सकते हैं कि ये अमीर हुआ और ये थोड़ा गरीब किस्म का हुआ। तो आरक्षण का लाभ सिर्फ इन्हीं को दिया जाएगा, इनको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। इनको एक प्रकार से जनरल ही काउंट किया जाएगा। 8 लाख से कम आय अगर आपका है तो आपको क्या बनवाना है? ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाना है। आपको जाति प्रमाण पत्र नहीं बनवाना, क्योंकि जाति प्रमाण पत्र आपका जो बनेगा वो सिर्फ राज्य के लिए वैलिड होगा। और आजकल राज्य में भी जो है वो एनसीएल बनने लगा है, यानी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट राज्य में भी बनने लगा है। मतलब अगर आप ओबीसी के कैंडिडेट हैं तो आपको जो है वो राज्य में, जैसे झारखंड राज्य में उनके लिए बनता है एनबीसी, नॉन क्रीमी लेयर बैकवर्ड सर्टिफिकेट। अगर आप केंद्र सरकार के अधीन में अगर आप हैं तो वैसी स्थिति में आपको बनवाना होगा ओबीसी। ओबीसी मतलब ये हुआ कि इनको कहते हैं नॉन क्रीमी लेयर वाला ओबीसी, और इनको बोलते हैं क्रीमी लेयर। जिनका इनकम 8 लाख से अधिक है उनको कहा जाता है क्रीमी लेयर, यानी क्रीम वाला। एक प्रकार से आप समझिए क्रीमी लेयर, क्रीम यानी कहने का मतलब जो है वो ज़्यादा अमीर हैं, रईस हैं। और नॉन क्रीमी लेयर मतलब ये हुआ कि ये अमीर नहीं है, ये गरीब है, नॉन क्रीमी लेयर है। तो जो लोग ओबीसी के अंतर्गत में आते हैं, अगर आपका सालाना इनकम, अच्छा मैं यहाँ पर इनकम शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ तो सालाना इनकम ही है, ठीक है। तो जो लोग, जिन ओबीसी की इनकम 8 लाख से कम है सालाना, उन लोगों को बनवाना है नॉन क्रीमी लेयर का ओबीसी सर्टिफिकेट, ठीक है। तभी जाकर के आपका ये वैलिड होगा। केंद्र सरकार के लिए अगर आप भर रहे हैं तो अलग से ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, और अगर आप राज्य लेवल का भर रहे हैं तो वैसी स्थिति में आपको अलग सर्टिफिकेट बनवाना होगा। केंद्र के लिए ओबीसी सर्टिफिकेट चाहिए, और अगर आप केंद्र से नहीं राज्य के लिए भर रहे हैं तो आपको एनबीसी सर्टिफिकेट चाहिए। झारखंड में इसको एनबीसी कहा जाता है, हो सकता है कि अन्य राज्यों में कुछ अलग अलग नाम हो, मुझे पूरी सभी राज्यों के बारे में कंफर्म नहीं पता, लेकिन झारखंड में इसको एनबीसी और सेंट्रल लेवल में ओबीसी कहा जाता है। तो अगर आप सेंट्रल लेवल के किसी वैकेंसी में अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप ओबीसी हैं तो आपको ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाना है।
जाति प्रमाण पत्र नहीं बनवाना है, ध्यान रहे, जाति प्रमाण पत्र जो है वो अलग हो गया और ओबीसी सर्टिफिकेट अलग हो गया, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र सिर्फ जाति को दर्शाने का काम करता है और ओबीसी प्रमाण पत्र, नॉन क्रीमी लेयर का जो ओबीसी प्रमाण पत्र बनता है उसमें ये दिखाता है कि आप इस जाति के हैं और साथ ही आपका इनकम जो है वो 8 लाख से कम है, यानी आपको आपकी जाति को भी दर्शाता है और 8 लाख से कम इनकम है ये भी दर्शाता है ओबीसी सर्टिफिकेट, जबकि जाति प्रमाण पत्र सिर्फ आपकी जाति को दर्शाता है। तो इसलिए इस सर्टिफिकेट को नहीं बनवाना है, आप ध्यान रहे। एक और बात मैं बता दूं, यानी अगर आप ओबीसी में हैं और अगर आप केंद्र के लिए अप्लाई कर रहे हैं, केंद्र सरकार की किसी वैकेंसी को अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको बनवाना है ओबीसी का नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। अगर आपका इनकम 8 लाख से कम है तो, अगर 8 लाख से ज़्यादा है तो आप जनरल में जाएंगे। अगर आप राज्य के किसी वैकेंसी के लिए बनवा रहे हैं तो आपको बनवाना होगा नॉन क्रीमी लेयर बैकवर्ड सर्टिफिकेट, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र आपको नहीं बनवाना है, जाति प्रमाण पत्र से सिर्फ जाति प्रूफ होता है, जबकि ओबीसी सर्टिफिकेट से ये प्रूफ होता है कि आप ओबीसी जाति के हैं और साथ ही आपका इनकम 8 लाख से कम है सालाना, ठीक है। इस प्रकार से आप जो है वो थोड़ा सा ध्यान रखें। अब हम बात करेंगे जनरल कैंडिडेट की। जनरल कैंडिडेट का जाति प्रमाण पत्र बनता ही नहीं है, इनका बनता है, इनको जो है आरक्षण का लाभ अब दिया जाने लगा है। इनको भी 2 ग्रुप में बांटा गया है, 8 लाख से कम इनकम वाले लोग और 8 लाख से ज़्यादा इनकम वाले लोग। तो इनको तो किसी प्रकार से कोई लाभ नहीं दिया जाएगा, इनको जनरल माना जाएगा और इनको माना जाएगा ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इनको बनवाना होगा और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाने का मतलब ये हुआ कि आप जो है वो जनरल कास्ट के हैं और आपका इनकम 8 लाख से कम है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाने का मतलब हुआ कि आप जनरल कैटेगरी के हैं और 8 लाख से कम आपका इनकम है। ओबीसी सर्टिफिकेट में जिस प्रकार से बोले थे, ओबीसी क्या दर्शाता है कि आप ओबीसी जाति के हैं और 8 लाख से कम आपका इनकम है, ठीक उसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाने का मतलब हुआ कि आप जनरल कास्ट के हैं और इसके अलावे जो है वो 8 लाख से कम आपका इनकम है। इस प्रकार से सर्टिफिकेट पर आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अब एक और चीज़ बताते हैं, सर्टिफिकेट जो है वो 3 लेवल से बनता है। पहला सीओ सर्किल ऑफिसर, सर्किल ऑफिसर जिसको हिंदी में कहते हैं अंचलाधिकारी। दूसरा है एसडीओ सब डिविजनल ऑफिसर, ठीक है, जिसको बोलते हैं अनुमंडलाधिकारी, अनुमंडल अधिकारी जिसको बोलते हैं। और तीसरा जो है वो डीसी या कुछ जगहों पर इनको डीएम भी कहा जाता है। तो डीसी से बनवाने के लिए जो है इनको कहा जाता है उपायुक्त से या जिला कलेक्टरेट में भी जिसको बोलते हैं कलेक्टर, उनसे। तो 3 लेवल का सर्टिफिकेट बनता है। तो आपको अगर कहीं राज्य में छोटे मोटे कामों के लिए ज़रूरत है तो सीओ लेवल का चलेगा, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर किसी वैकेंसी का आप भरे हुए हैं, जैसे अगर आप एसएससी भरे हैं, यूपीएससी भरे हैं या अन्य सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी बीएसएफ, असम राइफल, इन सबों में अगर भरे हैं तो आप अपना सर्टिफिकेट इस लेवल से कम ज़रूर बनवाएं। हालांकि उसमें लिखा हुआ नहीं रहता है, लेकिन इस लेवल के सर्टिफिकेट को आमतौर पर वो वैलिड नहीं मानता है। कम से कम इस लेवल का बना होना चाहिए, यानी एसडीओ लेवल का बना होना चाहिए, सब डिविजनल ऑफिसर लेवल का बना हुआ होना चाहिए। डीसी या डीएम से अगर आप बनवा लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और सीओ लेवल का आम, अगर मान लीजिए आपको छात्रवृत्ति में ज़रूरत है या अन्य छोटे मोटे किसी कार्य के लिए ज़रूरत है या राज्य लेवल की किसी वैकेंसी के लिए ज़रूरत है और उसमें कोई विशेष उल्लेख नहीं किया गया है, तो वैसी स्थिति में जो है वो सीओ लेवल का बनाया हुआ सर्टिफिकेट भी चलेगा, यानी अंचलाधिकारी। मतलब ये आप समझ लीजिए कि ये हुआ ब्लॉक, ये हुआ आपका अनुमंडल जिसको सब डिवीज़न बोलते हैं, और ये हुआ डीसी यानी पूरा जिला का जो एक प्रकार से हेड बोल सकते हैं इसको। तो इस प्रकार से आपका सर्टिफिकेट 3 लेवल से बनता है, सीओ लेवल, एसडीओ लेवल, डीसी लेवल। आपको जो है वो कम से कम एसडीओ लेवल तक बनवाना है, तभी जाकर के वो ज़्यादा अच्छे तरीके से काम होगा, आपके रिजेक्ट होने के चांसेस नहीं रहेंगे। डीसी या डीएम लेवल का अगर आप सर्टिफिकेट बनवाते हैं तब तो फिर 1 नंबर बात है, लेकिन कम से कम यहाँ तक जरूर बनवा लें। और मैं एक बार फिर से ध्यान से आपको बता दे रहा हूँ
कि लास्ट डेट के पहले बनवा लें, क्योंकि अब बहुत सारे वैकेंसी में यही कहा जा रहा है कि जो लास्ट डेट है उससे पहले का सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। हालांकि कुछ वैकेंसी में अभी भी नहीं मांगा जाता है ये, लेकिन ये लास्ट डेट के पहले का बना होना चाहिए। इस बात का आप बिल्कुल भी ध्यान रखें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए इसी प्रकार से अन्य इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए। और साथ में अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें ज़रूर बताएं। अच्छा, एक और बात मैंने आपको बताना भूल गया कि अगर आपको ये जानना है कि जनरल कास्ट में कौन कौन सी जातियां हैं, ओबीसी में कौन कौन सी जातियां हैं, तो मैंने इसके लिए यहाँ पर आपको लिंक भी दे दूंगा। आप देख सकते हैं एसटी कास्ट में ये सारी जातियां आती है, असुर, अगरिया, बैगा, बंजारा, बतूडी, बेदिया, ऐसे करके बहुत सारी जातियां हैं। कुल मिलाकर के मैंने झारखंड का ये डाउनलोड किया हुआ है, 32 जातियां हैं झारखंड में जिसको एसटी में रखा गया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ओबीसी में कौन कौन सी जातियां आती हैं, आपको अगर कन्फ्यूजन होता है कि आप कौन जाति में आते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं खोज खोज करके, अब्दल, अघोरी, अमात, बगाड़ी या बगती, बखो, बनपर, इस प्रकार से बहुत सारी जातियां ओबीसी के अंतर्गत में आती हैं। कुल मिलाकर के अगर ओबीसी की जातियों की संख्या देखें तो 134 प्रकार की जातियां हैं जो ओबीसी के अंतर्गत में आती है। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां से आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा एससी में कौन कौन सी जातियां आती है, अगर ये आपको चेक करना है तो आप देख सकते हैं, ये है एससी कास्ट की जातियों का लिस्ट। बांतर, बोरी, भोक्ता, भुइयाँ, चमार, मोची, चौपाल, डावगर, इस प्रकार से बहुत सारी जातियां हैं जो एससी में आती है। टोटल 22 प्रकार की जातियां हैं जो एससी में आती है, और ये मैंने झारखंड का लिस्ट डाउनलोड किया हुआ है। तो इसीलिए आप मैंने यहाँ पर पीडीएफ भी इसको आपको दे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और ये ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया हुआ है, झारसेवा.झारखंड.gov.in। ये है झारसेवा.झारखंड.gov.in, जो कि झारखंड सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है एक प्रकार से। आप देख सकते हैं लास्ट में GOVIN भी लगा हुआ है। तो झारखंड सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने ये जातियों का लिस्ट डाउनलोड किया हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे रखा हुआ है। अगर आपको नहीं पता कि आप किस जाति में आते हैं तो आप यहाँ पर सर्च करके देख सकते हैं। इसमें एक एक करके आप देख लीजिए कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, किस प्रकार की जातियों में आते हैं। अगर आपको और भी कोई समस्या है, अगर आप स्टूडेंट हैं, आपको और भी किसी प्रकार से कन्फ्यूजन होती है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी मदद कर सकूँ। धन्यवाद।